आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हम सबके आसपास घट रहा है, लेकिन शायद हम उसकी गंभीरता को ना पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी आज की इस चर्चा का विषय है कि समाज, शिक्षा और रोजगार से युवा पुरुष इतनी तेजी से क्यों कट रहे हैं। हाँ, और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास आज जो सामग्री है वो द डायरी ऑफ अ सीईओ के एक बेहद शानदार और डेटा से भरे इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है, और आज हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। इस पूरी बातचीत से सबसे महत्वपूर्ण, चौंकाने वाले और दिमाग की बत्ती जला देने वाले तथ्यों को बाहर निकालना, ताकि हम इस पूरी समस्या की गहराई को एक सही नजरिया दे सकें। सही कहा आपने। और शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। मैं तो पढ़कर दंग रह गई। उस डेटा के हिसाब से 16 से 24 साल के उन युवा पुरुषों की संख्या में 40% की भारी वृद्धि हुई है। जो 40%? हाँ, 40%, जो न तो पढ़ रहे हैं, न कोई नौकरी कर रहे हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्हें नीट कहा जाता है। बिल्कुल। 40% का उछाल कोई मामूली बात नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग चुपचाप सिस्टम से बाहर हो रहा है। और अगर कोई इसे सिर्फ लड़कों की या पुरुषों की एक व्यक्तिगत समस्या मानकर नजरअंदाज कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। मैं कहूंगा कि ये कोई आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। तो ये किससे जुड़ा है? ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की नींव, भविष्य की जन्म दर, और अगर बहुत बड़े स्तर पर देखें तो मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। जरा सोचिए, अगर समाज का कितने बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, परिवार नहीं बना रहा है और खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर रहा है, तो इस खालीपन का आर्थिक और सामाजिक बोझ पूरे समाज को ही उठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। इसलिए ये चर्चा हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो ये समझना चाहता है कि हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है। ये सिर्फ पुरुषों का पिछड़ना नहीं है, ये एक ऐसा शिफ्ट है जिसका असर हर घर की डाइनिंग टेबल तक पहुंचने वाला है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जिस तरह से इस संकट की जड़ों को तलाशा गया वो काफी हैरान करने वाला था। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बचपन से। हाँ, घर के माहौल से। बिल्कुल। सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आया वो है घर में पिता या किसी मजबूत मेल रोल मॉडल का ना होना। बिना पिता के बड़े होने वाले बच्चों का जो आंकड़ा 50 साल पहले 11% के आसपास था, वो अब उछलकर 21% हो गया है, यानी सीधा 2 गुना। और यहीं पर मनोविज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है, जिसे ऑकिड और डैंडेलियन थ्योरी कहा जाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां बचपन के संघर्षों और मुश्किल माहौल में डैंडेलियन फूल की तरह होती हैं। डैंडेलियन मतलब जो कहीं भी उग जाते हैं? बिल्कुल। वे किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालकर सरवाइव कर जाती हैं और पनप सकती हैं। लेकिन लड़के ऑकिड के फूल की तरह होते हैं। एक सेकंड रुकिए, मतलब लड़की ऑर्किड है? ये तो उस आम धारणा के बिल्कुल उलट है जहां लड़कों को हमेशा रफ एंड टफ माना जाता है। मैं तो हमेशा यही सुनती आई हूँ। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लड़के भावनात्मक रूप से ऑकिड की तरह होते हैं, जिन्हें खिलने के लिए एक बहुत ही सही माहौल, सही तापमान और सही देखभाल की जरूरत होती है। इंटरव्यू में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि जब लड़कों के जीवन में कोई पुरुष आदर्श नहीं होता तो उनके रास्ता भटकने या अपराध की ओर मुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, अपराध की ओर मुड़ने या डिप्रेशन में जाने की संभावना लड़कियों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वे उस वैक्यूम को भरने के लिए संघर्ष करते हैं। और ये वैक्यूम सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। अगर घर में पिता नहीं है तो बच्चा अपना बाकी का ज्यादातर समय कहाँ बिताता है? स्कूल में। बिल्कुल। लेकिन वहां का डेटा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मिडिल स्कूल लेवल पर लगभग 72% शिक्षक महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि घर से लेकर स्कूल तक उन लड़कों को कोई ऐसा पुरुष नहीं मिल रहा जो उन्हें गाइड कर सके या जिसे देखकर वे बड़े हो सकें। सही बात है। वे एक ऐसे सिस्टम में पल रहे हैं जहां से मेल गाइडेंस लगभग गायब हो चुकी है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली और बच्चों की बायोलॉजी के बीच एक बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है। बायोलॉजिकल क्लैश? हाँ, जिस बायोलॉजिकल डेटा पर बात हुई उसके हिसाब से लड़कियों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेने, प्लानिंग करने और हमारे आवेगों को कंट्रोल करने का काम करता है, वो लड़कों की तुलना में लगभग 18 महीने पहले विकसित हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर हम एक क्लासरूम की बात करें तो वहां बैठी 18 साल की एक लड़की मानसिक और भावनात्मक मैच्योरिटी के मामले में एक 16.5 साल के लड़के से मुकाबला कर रही है। बिल्कुल। ये तो रेस शुरू होने से पहले ही अनफेयर हो गई। वॉट करते हैं, चुपचाप एक जगह बैठना,
अपनी चीजें व्यवस्थित रखना, बिना सवाल किए निर्देशों का पालन करना और घंटों तक ध्यान लगाकर सुनना, जो कि लड़कियों के लिए नेचुरल है। हाँ, ये सारे व्यवहार लड़कियों के नेचुरल बायोलॉजिकल विकास के बहुत अनुकूल होते हैं, जबकि लड़के जिनमें टेस्टोस्टेरोन की वजह से एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है और जो फिजिकली एक्टिव रहना चाहते हैं, उन्हें इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम मान लिया जाता है या कोई शरारती तत्व कह दिया जाता है। हाँ, और इसी का नतीजा है कि समान गलती करने पर भी लड़कों को लड़कियों की तुलना में स्कूल से सस्पेंड किए जाने का चांस 2 गुना होता है। सिस्टम उनके एनर्जी लेवल को सही दिशा देने के बजाय उन्हें सजा दे रहा है। बिल्कुल। और जब शुरुआत में ही शिक्षा से मोहभंग हो जाता है तो वे आगे चलकर करियर और इकॉनमी की दौड़ में भी पीछे छूट जाते हैं। और यहीं से हम उस दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरी की पूरी सोसाइटी का डायनेमिक्स बदल कर रख दिया है। आप डेटिंग और रिश्तों वाले हिस्से की बात कर रही हैं, सही? बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार के इस गैप ने द मीटिंग गैप नाम की एक पूरी नई स्थिति पैदा कर दी है। अब देखिए, 20 के दशक वाले एज ग्रुप में बहुत से शहरी इलाकों में महिलाएं अब पुरुषों से कहीं ज्यादा कमा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, सदियों से सोसाइटी ने पुरुषों को सिर्फ एक प्रोवाइडर या रोटी कमाने वाले के तौर पर प्रोग्राम किया था, लेकिन आज की तारीख में महिलाएं आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हैं। उन्हें अपने बिल्स पे करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। और जब ये आर्थिक निर्भरता खत्म हो जाती है तो रिश्तों में प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। इंसान के विकास के इतिहास में महिलाएं हमेशा से हाइपरगैमी को फॉलो करती आई हैं। हाइपरगैमी यानी अपने से बेहतर या कम से कम अपने बराबर के स्टेटस वाले साथी की तलाश करना। लेकिन आज जब महिलाएं खुद टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रही हैं और बेहतरीन पैकेज ले रही हैं, तो उनके लेवल के पुरुषों का पूल बहुत छोटा हो गया है। बिल्कुल। अब उन्हें एक प्रोवाइडर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एक पार्टनर जो उन्हें मेंटली और इमोशनली सपोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अजीब सी उलझन है। जिन लड़कों को बचपन से ये फीड किया गया कि लड़के रोते नहीं हैं, जिन्हें अपनी भावनाएं दबाना सिखाया गया और जिन्हें सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनने के लिए ट्रेन किया गया, हाँ बिल्कुल, उनके पास अचानक से ये नया इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? ये तो वही बात हो गई कि आप किसी ऐसे गेम में उतर गए हैं जिसके रूल्स आपको कभी सिखाए ही नहीं गए। और ये कंफ्यूजन सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है। इंटरव्यू में एक बहुत ही डीप पॉइंट उठाया गया था कि भले ही महिलाएं आज कह रही हैं कि उन्हें इमोशनली अवेलेबल पुरुष चाहिए, लेकिन जब कोई पुरुष सच में अपनी कमजोरियां दिखाता है तो कई बार सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हाँ, वो उदाहरण बहुत दिल तोड़ने वाला था। बिल्कुल। एक बहुत ही रियल उदाहरण शेयर किया गया था जहां एक लड़के ने डेट पर अपनी मां की मानसिक बीमारी और अपने स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की, और अगले ही दिन उस लड़की ने उससे किनारा कर लिया, ये कहकर कि वो उसके इमोशनल बैगेज को हैंडल नहीं कर सकती। बाप रे! ये युवाओं के लिए एक बहुत ही खतरनाक मैसेज है। वे समझ ही नहीं पाते कि उन्हें सख्त बनना है या कमजोरियां दिखानी है। और इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है डिजिटल डेटिंग और एप्स ने। डेटिंग एप्स तो जैसे किसी एक्सक्लूसिव नाइट क्लब के बाउंसर बन गए हैं। एकदम सही तुलना है। डेटा के हिसाब से एप्स पर 6 फीट की हाइट वाले फिल्टर ने तहलका मचा रखा है। 86% पुरुषों को तो इस फिल्टर ने गेम से ही बाहर कर दिया है। मतलब अगर आपकी लंबाई 5 फुट 11 इंच है तो एल्गोरिथम के हिसाब से आप दुनिया से गायब ही हो चुके हैं। ये सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसका सीधा सा रिजल्ट ये हो रहा है कि टॉप के 10% जो दिखने में अट्रैक्टिव और हाई इनकम वाले पुरुष हैं, उन्हें सारा का सारा अटेंशन मिल रहा है। और बाकी लोगों का क्या? जो बाकी के 90% आम युवा हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मिल रहा है। जब किसी युवा को बार बार ये फील कराया जाता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो वो बाहर जाना बंद कर देता है। वो अपनी एक अलग डिजिटल दुनिया बसा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि निराश युवा भारी संख्या में वीडियो गेम्स, इंटरनेट और ऑनलाइन रेड पिल कम्युनिटीज की तरफ भाग रहे हैं। वहां उन्हें उनकी हताशा का एक कारण भी मिल जाता है और एक ऐसा ग्रुप भी जो उनके गुस्से को वैलिडेट करता है। बिल्कुल। ये अलगाव सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट को भी जन्म दिया है। और यहाँ राजनीति की बात करते हुए हम सबके लिए ये साफ करना जरूरी है कि हम इस डेटा को बिना किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी चश्मे के देख रहे हैं। असल में जो जमीनी स्तर पर हो रहा है, हम सिर्फ उस पैटर्न को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जब भी किसी बड़े ग्रुप को समाज में हाशिए पर धकेल दिया जाता है
तो वो उस विचारधारा की तरफ खिंचता है जो कम से कम उनकी मौजूदगी को तो स्वीकार करे। सही बात है। डेटा दिखाता है कि युवा पुरुष बहुत तेजी से राइट विंग या दक्षिणपंथी राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं, और इसका एक बड़ा कारण ये बताया गया है कि लेफ्ट विंग विचारधारा में पिछले कुछ समय से पौरुष या मैस्कुलिनिटी को अक्सर टॉक्सिक शब्द के साथ जोड़कर पेश किया गया है, जो कि बहुत हानिकारक हो सकता है। हाँ, जब एक युवा को बार बार ये महसूस कराया जाएगा कि उसका नेचुरल बिहेवियर या उसका लड़का होना ही एक समस्या है, तो वो उस नैरेटिव से खुद को पूरी तरह काट लेगा। सोर्स में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का जो उदाहरण दिया गया, वो इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। वहां बताया गया कि कैसे मंच से 74% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग समूहों की बात की गई, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, महिलाएं हों या दूसरे वर्ग। लेकिन एक समूह छूट गया। हाँ, जो युवा पुरुष इस वक्त सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उस पूरे डेमोग्राफिक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। जब किसी को लगता है कि सिस्टम में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो वहीं जाएगा जो कम से कम उसे एक्नॉलेज तो करे। लेकिन दूसरी तरफ भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। वो कैसे? राइट विंग राजनीति अक्सर इन युवाओं के पुरुषार्थ को स्वीकार तो करती है, लेकिन कई बार वो इसे एक आक्रामकता या क्रूरता के साथ जोड़ देती है। मतलब एक तरफ आपको टॉक्सिक कहा जा रहा है और दूसरी तरफ आपके असंतोष और गुस्से का फायदा उठाकर उसे एक अग्रेसिव रूप दिया जा रहा है। ये तो दोनों तरफ से फंसने वाली बात हो गई। बिल्कुल। कुल मिलाकर बात यह है कि इन युवाओं के पास कोई ऐसा हेल्दी प्लेटफॉर्म बचा ही नहीं है जहां बिना जजमेंट के उनकी असली चिंताओं को एड्रेस किया जा सके। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? सुकून की बात यह है कि उस बातचीत में सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोया गया, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़मीनी समाधानों पर भी बात हुई है जो सच में काम करते हैं। जी हाँ, और उन समाधानों में सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है मेंस ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट। मेंस ग्रुप्स ये कोई लड़कों का ऐसा ग्रुप नहीं है जहां बैठकर सिर्फ वीडियो गेम खेले जाएं या स्पोर्ट्स की बात हो। ये ऐसे सुरक्षित सर्कल हैं जहां पुरुष बिना किसी शर्म के अपनी कमजोरियां दिखा सकते हैं, अपने जैसे लोगों के बीच बैठकर अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस चर्चा में डेविड नाम के शख्स की जो कहानी थी, वो सच में बहुत पावरफुल थी। डेविड को लगता था कि वो बस काम के प्रेशर की वजह से परेशान है, लेकिन जब वो इस ग्रुप में गया और उन्होंने पोस्ट-इट नोट्स पर अपनी असली भावनाएं लिखकर दीवार पर चिपकानी शुरू किए, तो क्या हुआ? तो डेविड को पहली बार एहसास हुआ कि वो असल में अपनी बीमार माँ को लेकर अंदर ही अंदर बहुत गहरे गुस्से और दुख से भरा हुआ है। सालों से उसने इस फीलिंग को दबा रखा था। उस सेफ स्पेस ने उसे रोने और अपने उस दर्द को बाहर निकालने का मौका दिया। ये दिखाता है कि आदमियों को भी एक इमोशनल आउटलेट की कितनी सख्त जरूरत होती है। बहुत सही कहा आपने। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क पर बात की गई जो सीधे तौर पर मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सुधारने के लिए है, स्काफा मेथड। SCFFA, राइट? हाँ, ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल शिफ्ट है। इसमें S है स्वेट के लिए, यानी पसीना बहाना, जिम जाना या कोई भारी शारीरिक मेहनत करना, जो कि टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ बॉडी नहीं बनाता बल्कि दिमाग को क्लियर करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करता है। C का मतलब है क्लीन, यानी साफ सुथरा रहना, जंक फूड छोड़कर अच्छा खाना खाना। और A का क्या मतलब है? A सबसे अहम है, एब्स्टिनेंस, यानी परहेज। आज की इस ओवर स्टिमुलेटेड दुनिया में बुरी आदतों, घंटों तक स्क्रीन स्क्रॉल करने और खासतौर पर पोर्नोग्राफी से दूर रहना बहुत जरूरी है ताकि दिमाग को एक रीसेट मिल सके। और इसके बचे हुए 2 अक्षर इसे पूरी तरह बैलेंस करते हैं। F का मतलब है फैमिली, अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ समय बिताना जो सच में आपकी परवाह करते हैं। सही कहा। और आखिरी A है अफेक्शन, यानी स्नेह। हम इंसान हैं, हमें फिजिकल टच और कनेक्शन की जरूरत होती है, चाहे वो किसी दोस्त को गले लगाना हो, परिवार के साथ बैठना हो या यहाँ तक कि किसी पेट के साथ समय बिताना हो। ये स्काफा रूटीन एक भटके हुए इंसान को वापस ट्रैक पर लाने का बहुत ही सॉलिड तरीका है। और इन सब के साथ एक तीसरी चीज जो सुझाई गई वो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगी। वो क्या थी? रिजेक्शन रेजिलियंस डेवलप करना। रिजेक्शन रेजिलियंस, यानी रिजेक्शन या ना सुनने की आदत डालना। आज के बच्चों को हर चीज एक क्लिक पर मिल जाती है, उनके अंदर से ना सुनने की क्षमता खत्म होती जा रही है। हाँ, और इसके लिए जो तरीका बताया गया वो तो और भी कमाल का है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाहर जाइए, किसी कॉफी शॉप में अजनबियों से बात कीजिए
और जानबूझकर कोई ऐसा सवाल पूछिए जहां आपको पक्का पता हो कि जवाब ना ही मिलेगा। मतलब जानबूझकर खुद को रिजेक्ट करवाना है। बिल्कुल। इसका असल मकसद ये है कि जब आप जानबूझकर रिजेक्शन तलाशते हैं तो वो रिजेक्शन आपको तोड़ता नहीं है। आप ना को एक हार की तरह नहीं बल्कि एक टास्क की तरह लेते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर से लोगों के जजमेंट का और अस्वीकृति का डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और ये सिर्फ डेटिंग में नहीं बल्कि करियर और बिजनेस में भी एक सुपर पावर की तरह काम करता है। जो इंसान रिजेक्शन से नहीं डरता वही बड़े रिस्क ले सकता है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ है। लड़कों का स्कूल में पिछड़ना, जॉब मार्केट से बाहर होना या रिश्तों में फेल होना, ये कोई ऐसा गेम नहीं है जहां लड़कों की हार का मतलब लड़कियों की जीत हो। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो एक चेन रिएक्शन की तरह पूरी इकोनॉमी और आने वाली पीढ़ियों को हिट करेगा। एक पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी कभी भी स्मूथ नहीं चल सकती। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये कुछ ऐसा ही जिस पर शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। जिस तेजी से तकनीक बढ़ रही है, अगर उसे इस मौजूदा संकट के साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनती है। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, अगर स्थिति ऐसी ही चलती रही तो क्या होगा। युवा पुरुष जो असल जिंदगी के रिजेक्शन और कॉम्प्लेक्स रिश्तों से घबरा रहे हैं, उनके पास एक बहुत आसान रास्ता आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एआई कंपेनियन या वर्चुअल पार्टनर मौजूद हों। ऐसे पार्टनर जो कभी बहस नहीं करेंगे, जो कभी ना नहीं कहेंगे, जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां कोई रिजेक्शन ही नहीं होगा। तो क्या इंसानियत अपनी सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए खो देगी? क्योंकि असल इंसान के साथ रहने में जो संघर्ष होता है, जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वही तो हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाता है। बिल्कुल। अगर हर चीज आपके हिसाब से होने लगे तो क्या हम असल इंसानी रिश्तों की उस गहराई को खो देंगे? क्या भविष्य में किसी असली इंसान के साथ रिश्ता निभाना, उसका दर्द बांटना और उसके नखरे उठाना सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगा? ये सवाल वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है। क्या हम एक ऐसे दौर में एंटर कर रहे हैं जहां इंसान की सबसे बेसिक जरूरत यानी किसी दूसरे इंसान का साथ भी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल हो जाएगा? इस सवाल को हम सब के लिए सोचने के लिए छोड़ते हुए हम आज के इस बेहद जरूरी और गहरे अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। समय निकालने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।